गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के साथ साथ नदियों में आए उफान ने भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि आजी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोग दहशत में आ गए। सामने आई तस्वीरों में सड़क से पानी ऐसा बहता दिखा जैसे वहां सड़क नहीं, पहले से ही नदी बहती हो। जबकि पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग लाउड स्पीकर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील करते भी नजर आए। राजकोट के एक पुल की तस्वीरें देखकर तो लोग सहम गए। उफनता पानी पुल से इस तरह बह रहा था कि पुल की पहचान करना मुश्किल हो गया। इलाके में रहने वाले लोग भी दहशत में आकर अपने मकानों की छत पर चढ़ गए। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से एक एम्बुलेंस भी सड़क के बीच फंसी हुई नजर आई। हालांकि बचाव दल ने करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ओडिशा में कालाहांडी के भवानीपटना के रिहायशी इलाकों में एक जंगली भालू के घुस आने से दहशत मच गई। उसने वहां कई लोगों पर हमला भी कर दिया, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। भालू ने वहां कई घंटे तक वन विभाग और पुलिस की टीम को भी सड़कों पर दौड़ाया, लेकिन भालू का खौफ ऐसा था कि वन विभाग की टीम उसे सामने होते हुए भी दबोच नहीं सकी। भीड़ ने तो उसे और उकसा दिया। भालू इस कदर बौखलाया कि वहां भगदड़ मच गई। बचने के लिए लोग गाड़ियों और ट्रकों पर चढ़ गए। भीड़ को संभालने पहुंची पुलिस की टीम खुद भालू का शिकार बनते बनते बच गई। सामने आई तस्वीरों में जंगली भालू भीड़, पुलिस और वन विभाग की टीम को दौड़ाते हुए दिखा। इसी अफरा तफरी में उसने एक साइकिल सवार को दबोच लिया। इस मंजर ने तो लोगों के पसीने छुड़ा दिए। साइकिल सवार को छुड़ाने के लिए लोगों ने उसे डंडों से भी मारा। कुछ ही देर में भालू की दहशत आसपास के इलाकों में फैल गई, जिसके बाद वहां लोगों ने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। भालू के डर से कई दुकानों के शटर भी नीचे गिरा दिए गए। कई घंटों तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन भालू पकड़ में नहीं आया और अचानक कहीं गायब हो गया। काफी देर बाद उसके एक घर में छिपे होने की खबर मिली, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लोगों पर हमला करने वाला भालू एक मकान में झपकी लेता हुआ दिखा। लोगों ने जब भालू को अपने घर के बाहर देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने साथ वाले एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। सो रहा है बेचारा। वहां से निकल भालू संकरी गलियों में कहीं घुस गया, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। सिचुएशन इतना कंजेस्टेड थिला कि से भी किसी भी ट्रैंक्विलाइज पाई ऑप्शन मिलना नहीं। केमती कौन ट्रैंक्विलाइज हो। भालू ने अपने हमले में एक आदमी को तो लहूलुहान कर दिया। बताया गया कि भालू ने अपने पंजों से उसके चेहरे पर कई बार वार किए, जिसके बाद इलाके के लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में पानी में फंसे एक आदमी की लोगों ने मिलकर जान बचाई। ये घटना उस वक्त हुई जब भारी बारिश के बाद वो आदमी अपने ट्रैक्टर से एक अंडरपास से गुजर रहा था। तभी उसका ट्रैक्टर अंडरपास में फंस गया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से अंडरपास में कई फीट तक पानी भर चुका था। ट्रैक्टर का भी केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग उस आदमी की जान बचाने में जुट गए। वो लोग अंडरपास के ऊपर खड़े हो गए और एक मोटी रस्सी के सहारे उस आदमी को ऊपर खींचने लगे। ट्रैक्टर सवार ने हिम्मत जुटाते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया और फिर लोगों ने उसका हाथ पकड़कर सुरक्षित अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। तेलंगाना के नागर कर्नूल के श्रीशैलम पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। जिन लोगों की मौत हुई वो आग लगने के बाद पावर प्लांट के अंदर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की गई। पावर प्लांट में आग लगने के बाद अंदर से जोर जोर से धमाके की आवाजें आईं और ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। यही वजह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंदर फंसे कर्मचारियों को बचाना चुनौती बन गया। जैसे ही आग बुझाने के लिए पानी की बौछार की गई, वहां शॉर्ट सर्किट होने लगा और चिंगारी निकलती दिखी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पावर प्लांट की पावर सप्लाई रोक दी गई। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन चारों ओर धुआं ही धुआं दिखा, जिसकी वजह से अंदर जाना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली बात पर कुछ वकीलों ने मिलकर एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस लड़के की मोटरसाइकिल से वकील की नई कार में हल्की सी खरोंच लग गई थी, जिसके बाद उस वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस लड़के की पिटाई कर दी। तस्वीरों में दिखा कि सबने मिलकर उसे घेर रखा था
और पहले उसे खूब खरी खोटी सुनाने के बाद उस पर कई थप्पड़ भी बरसाए गए। हालांकि उस लड़के ने कई बार उन लोगों से माफी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वहां मौजूद लोगों में किसी ने भी बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। ईरान से जारी तनाव के बीच इजरायल ने जर्मनी के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि ये दोनों देशों की वायुसेना का पहला साझा अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के कई लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। ड्यूरन नाम की जगह में हुए इस अभ्यास में इजरायल के F-16 और जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए। ये लड़ाकू विमान एक साथ नीची उड़ान भरते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान दुश्मन के विमानों से सीधी लड़ाई के अलावा हवा से जमीन पर निशाना लगाने का भी अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में सामान ढोने वाले और हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी शामिल हुए। ब्लू विंग नाम का ये अभ्यास करीब 2 हफ्ते चलेगा, जिसमें आसमान के साथ जमीन पर भी दुश्मन से निपटने की तैयारियां परखी जाएंगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारी बारिश की वजह से उफान पर आए एक बरसाती नाले में एक ऑटो बह गया। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, ऑटो में कई यात्री भी मौजूद थे और ऑटो बरसाती नाले की चपेट में आकर बह गया। ऑटो के बहते ही उसमें बैठे यात्री तो कूदकर बाहर निकल गए, लेकिन उसका ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया, जिसके बाद आसपास के लोग उसे बचाने की कोशिश में दौड़ते हुए नजर आए। गुंजा भाई, अरे वो कूदा ही नहीं। पानी के तेज बहाव में ऑटो काफी दूर तक बहता चला गया और लोग उसमें फंसे एक आदमी को बचाने की कोशिश में पीछे पीछे दौड़ते रहे। काफी आगे जाकर ऑटो एक पेड़ में फंस गया, जिसके बाद उसमें मौजूद आदमी पेड़ पर चढ़ गया। उफनते पानी के बीच काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद बचाव दल के लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर ली और इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए, जिनके तहत नामांकन में सिर्फ 2 लोग और 2 गाड़ियां ले जाने की छूट होगी, जबकि उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। तो वहीं घर घर जाकर चुनाव प्रचार में उम्मीदवार समेत 5 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन रैली और रोड शो के लिए गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर जारी दिशा निर्देशों के तहत इजाजत मिलेगी। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, दस्ताने, फेस शील्ड, मास्क और थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल जरूरी होगा। यही नहीं, क्वारंटीन किए गए कोरोना मरीजों के लिए भी मतदान का प्रावधान है, जो वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में वोट डाल सकेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी दुबई पहुंच गए। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के लिए दुबई पहुंच गई। इनमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना समेत बाकी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि हरभजन अपनी मां की खराब तबीयत की वजह से अभी वहां नहीं गए। दुबई रवाना होने से पहले धोनी समेत टीम के कई खिलाड़ियों की दोबारा कोरोना जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के पति पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस से इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। बताया गया कि आरोप लगाने वाली महिला सांसद की पड़ोसी है। ये झूठा है सब आरोप, ये राजनीति खराब करने के लिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुत्ते को घुमाने पर हुए विवाद में एक आदमी ने एक महिला से मारपीट की। बताया गया कि मारपीट करने वाले लोग इलाके के पार्षद के परिवार से थे, जो कुत्ते की वजह से हुए विवाद में महिला के घर पहुंच गया और मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो महिला की बेटी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। इस मारपीट से पहले एक आदमी इस महिला के घर पर पहुंचा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तेरी मर्यादा में रहना और नहीं तो किसी ने मेरे अड़सट्टे में बढ़िया टांग में टांग रख के सीधे फेंक दूंगा। हंगामा होते ही वहां कुछ और लोग भी पहुंच गए और महिला से बहस करते हुए नजर आए, जबकि पहले से मौजूद आदमी भी महिला और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता रहा। काट के फेंक नहीं दूंगा, कर भी दूंगा मैं। महिला ने पुलिस पर भी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कार्रवाई मेरी अभी कुछ भी नहीं हुई है, सुनवाई हो ही नहीं रही है। राजस्थान के जोधपुर में एक आरोपी की ओर से दी गई पार्टी में शामिल होने पर कई जेल कर्मी घिर गए। आरोप है कि पूनम सिंह नाम के आरोपी ने जेल की एक सुरक्षा कर्मी के जन्मदिन की खुशी में यह पार्टी दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ महिलाएं एक हॉल में संगीत की धुन पर डांस करती हुई दिखाई दी। इस पार्टी में जोधपुर सेंट्रल जेल की 12 सुरक्षा कर्मी भी शामिल दिखी। बताया गया कि बेल पर जेल से छूटे आरोपी के बुलावे पर ये लोग पार्टी का हिस्सा बनी।
वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन भी हरकत में आया और इस मामले में जांच कराने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। उसने पार्टी का आयोजन किया था, अब वो उस होटल मालिक को जानती है नहीं जानती है, इसकी जांच की जा रही है। जेल प्रशासन ने यह भी दावा किया कि ये पार्टी एक सुरक्षा कर्मी की तरफ से दी गई थी। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके बाद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक नाव पर अपनी फसल को ले जाते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। कई इलाके तो पानी में डूबने से दूसरे इलाकों से पूरी तरह से कट गए। जिले के एक रेलवे स्टेशन के आसपास भी जल जमाव नजर आया। बताया गया कि सड़कों पर पानी होने की वजह से कोई भी आदमी स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा। एक इलाके में तो सड़क पर पानी इतना भर गया कि गाड़ियों के पहिए उसमें डूब गए। अंडरपास की हालत तो और भी ज्यादा खराब नजर आई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चीन की एक कंपनी ने बनाया था, वो एक ही बारिश में पानी पानी हो गया। यही नहीं, उसकी छत भी टूटकर नीचे गिरने लगी। हवाई अड्डे की इस बदहाली का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें छत से कई टुकड़े टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए। पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है देखो। बेहद आलीशान कहे जाने वाले इस हवाई अड्डे की छत पानी का दबाव तक नहीं झेल पाई और देखते ही देखते उसका बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। टूटी हुई छत से जगह जगह पानी की धार गिरती नजर आई। बोला देखो पानी अंदर आ गया, बारिश है, तूफानी बारिश हो रही है। मलबे के टुकड़े यात्रियों के लिए रखी गई कुर्सियों पर भी गिरे। 2 साल पहले शुरू हुए इस हवाई अड्डे को चीन की एक सरकारी कंपनी ने बनाया है, लेकिन अब उसके घटिया काम पर पाकिस्तान के लोग सवाल उठा रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। इस टीम में एम्स के 4 डॉक्टर शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टरों की ये टीम ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करेगी और इस बार अपनी राय देगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस की कमान सीबीआई के हाथों में सौंपी है। सीबीआई की जांच तेज है और सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट एम्स डॉक्टरों की टीम को सौंपी गई है, जो ये टीम ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करेगी और इस पर अपनी राय देगी। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की कमान सीबीआई को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखाने के बाद जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत मौत मामले की जांच के पहले दिन मुंबई पुलिस के 4 बड़े अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की, जो इस मामले की जांच से जुड़े हुए थे। इसके लिए सीबीआई की 5 टीमों ने केस से जुड़े अलग अलग पहलुओं की तहकीकात पर काम करना शुरू किया, जिनमें एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां मुंबई पुलिस ने सुशांत मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और उनका जरूरी सामान जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप सीबीआई को सौंप दिया। मुंबई के कलीना में भी सीबीआई की एक टीम सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए भारतीय वायुसेना के गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। इसी गेस्ट हाउस में 15 सदस्यों वाली सीबीआई टीम ठहरी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। डीसीपी ऑफिस के ठीक बगल में पुलिस स्टेशन है, बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर मामला रजिस्टर हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इस पुलिस स्टेशन में है, उनके आयोग के पास पहुंची है। जांच के पहले दिन सीबीआई सुशांत के बांद्रा वाले घर भी पहुंची। इसके अलावा सीबीआई ने दीपेश सावंत से भी पूछताछ की, जो सुशांत सिंह का करीबी बताया जाता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो सुशांत की मौत वाले दिन बांद्रा के घर में ही मौजूद था। खबरें हैं कि सीबीआई की उन सभी लोगों पर नजर है जो मौत से पहले सुशांत के साथ थे। इनमें सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह भी शामिल हैं, जिनसे मुंबई पुलिस ने भी लंबी पूछताछ की। सीबीआई सुशांत मामले में 2 पहलुओं की जांच में जुटी। सबसे पहले वो ये पता लगाएगी कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की थी, और दूसरा पहलू घटना के पीछे का मकसद है, जिसकी तफ्तीश में अब सीबीआई जुट गई। हालांकि सुशांत की विसरा रिपोर्ट में जहर देने की बात की पुष्टि नहीं हुई। खबरें हैं कि रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई के रडार पर है। हालांकि सीबीआई रिया को गिरफ्तार करेगी या नहीं, इस पर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन खबरें हैं कि सीबीआई सुशांत और पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी मामले के आपस में जुड़े होने के दावों की भी जांच कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई ने जहां बांद्रा पुलिस स्टेशन में 10 घंटे तक पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए, तो वहीं सुशांत सिंह का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस के मालिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि सुशांत का शव ले जाते वक्त एम्बुलेंस में सुशांत की बहन और उनके दोस्त भी मौजूद थे। सीबीआई मुंबई में पहुंचकर सुशांत सिंह मामले में सुशांत से जुड़े हुए लोगों के बयान दर्ज कर रही है। जो लोग
खासकर उस दिन सुशांत के घर मौजूद थे। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया के साथ इस वक्त मौजूद हैं जरी मरी एम्बुलेंस सर्विसेज के प्रोपराइटर विशाल जी, आप ही के एम्बुलेंस में सुशांत का जो शव है उसे ले गया था। 2 एम्बुलेंस आई थी, एक पहले एम्बुलेंस आई थी और उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस है, ये क्यों हुआ था? जी सर, वो जो मैंने पहले एम्बुलेंस भेजा था उसका जो स्ट्रेचर होता है उसका व्हील थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसके लिए पहला वाला एम्बुलेंस भेज के नया वाला एम्बुलेंस बुलाया गया था सर। उस समय सुशांत के साथ और कौन था उस एम्बुलेंस में, और कूपर अस्पताल में कौन आया था? तो उनकी बहन थी और उनके मैनेजर वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारी पुलिस थी वहाँ पे। अमेरिका के अटलांटा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस इमारत में हुआ वहां कई लोगों के मकान थे, जिनमें अचानक आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में इमारत के चारों तरफ फैल गई। आग से उठ रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। खबर है कि कोई भी इस आग की चपेट में नहीं आया और दमकल विभाग ने 150 से ज्यादा लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कई लोगों के मकान पूरी तरह आग में जल गए। फेसबुक विवाद में शशि थरूर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को घेरा। पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मनीष तिवारी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में एक लॉबिस्ट को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। लॉबिस्ट का काम किसी भी कंपनी को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार करना होता है, जिसके लिए वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। अमेरिका में लॉबिंग आम बात है और वहां इसके लिए कानून भी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने मनीष तिवारी के फेसबुक के अधिकारियों को लिखे एक खत का हवाला देते हुए उन्हें घेरा, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अगर फेसबुक चाहे तो वो अमेरिका में उनके सलाहकार भरत गोपाल स्वामी से संपर्क कर सकता है। बीजेपी ने जैसे ही आरोप लगाया, मनीष तिवारी ने भी ट्विटर पर जवाब दिया और कहा कि भरत गोपाल स्वामी एक भारतीय हैं और वो बिना पैसे लिए उन्हें सलाह देते हैं। दिलीप कुमार के भाई की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की कोरोना की बीमारी से मौत हो गई। वो 80 साल के थे। उनका मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो पिछले शनिवार से आईसीयू में भर्ती थे। इसी अस्पताल में दिलीप कुमार के एक और भाई ईशान खान को भी कोरोना की वजह से भर्ती करवाया गया था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दूध की डेयरी के प्लांट में गैस लीक हो गई, जिसकी चपेट में आकर वहां काम करने वाले 14 मजदूर बेहोश हो गए। इस घटना के बाद घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां 3 की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त वहां करीब 100 लोग काम कर रहे थे। राज्य सरकार ने डीएम को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नमस्ते के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का स्वागत किया, जिसके जवाब में एंगेला ने भी मैक्रों को नमस्ते किया। जर्मनी की चांसलर फ्रांस के दौरे पर हैं। इसी दौरे पर जब दोनों नेता कोरोना संकट में यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों पर बात करने पहुंचे तो इस तरह नमस्कार किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। बिहार के औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ। दावा है कि बुधवार को औरंगाबाद में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल हुए थे। आरोप है कि यह सभा बिना प्रशासन की इजाजत। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। इन सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सब कुछ समेट लेने को तैयार था। हालात ऐसे हो गए कि भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गुजरात के राजकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। आप देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, आना जाना मुहाल हो गया है। और आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए, लग रहा है कि कोई नदी में उफान आया है, लेकिन ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की सड़क की हैं, जो पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की वजह से जान और माल का काफी नुकसान हुआ। लगातार बारिश की वजह से वहां केवल पहाड़ खिसकने की घटनाएं ही नहीं हो रही, बल्कि नदियां भी उफान पर हैं, जिनमें उत्तरकाशी की नदी भी शामिल है। इस नदी की लहरें देखकर लोग दहशत में नजर आए, क्योंकि ऐसा लगा मानो वो सब कुछ बहा ले जाएंगी। कोटद्वार में भी बारिश ने खूब तबाही मचाई। वहां जगह जगह सड़कें टूटी दिखी। वहीं रुद्रप्रयाग में पहाड़ खिसकने की वजह से सड़कें जाम हो गईं और खुदाई करने वाली मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उत्तराखंड के जिन जिलों में बारिश ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया, पिथौरागढ़ उनमें एक है। वहां के चैसरबेड़ इलाके में सुबह सुबह एक मकान गिर गया,
जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया और लोग रोते बिलखते दिखे। एक घर आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास भरभराकर गिर गया। सोता हुआ पूरा परिवार दब गया, जिसमें से कुशलनाथ और उनके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तराखंड में पहाड़ गिरने की वजह से 70 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई, जिसकी वजह से रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए अपने ससुर चंद्रिका राय पर भड़क गए। खबर है कि चंद्रिका राय बिहार की महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इसको उतारना उतार ले, कौन चंद्रिका राय कौन फंद्रिका राय, उससे हमको क्या मतलब है? उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? औकात है तो आइए हमारे गेट पे फरियाद लेते हैं। भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 54 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के कारण दोनों ही राज्यों के करीब 250 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। और छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला तो टापू में ही बदल गया, जहां शबरी नदी की खलबली इलाके में दहशत बनकर फैल गई। और जब नदी ने ऐसा हाहाकारी रूप लिया तो सुकमा के 200 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिससे नेशनल हाईवे पर 5 फीट बाढ़ का पानी आ गया और सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। जाहिर है, जब 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क नदी में बदल जाए तो जगह जगह लंबा जाम लगना ही था, और ऐसा ही हुआ। हालांकि शबरी नदी में अचानक आए उफान से दफ्तर गए लोग फंस गए, जिन्हें घर पहुंचाने के लिए नाव की मदद ली गई। इमरजेंसी सर्विसेज की जो बोट है इनको बुलाया गया है। बाढ़ से जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वही मध्य प्रदेश में भी नजर आया, जहां शाजापुर में पानी ने नदियों का दायरा लांघा तो सड़कें तो नदी बनी ही गई, साथ ही रिहायशी इलाके जल भराव की वजह से तालाब जैसे दिखने लगे। हालांकि शाजापुर के जिन इलाकों में इस साल कम बारिश हुई थी, वहां हल्की बरसात से कई लोग खुश नजर आए, भले ही नदियों के पानी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने का भारी विरोध होने के बाद अब कराची का एक हनुमान मंदिर रातों रात जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि मंदिर परिसर के अंदर कई घर थे, लेकिन उन्हें पहले खाली करवा लिया गया, जिसके बाद कराची के लियारी में बने हनुमान मंदिर को रातों रात गिरा दिया गया। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि कोरोना वायरस के नाम पर मंदिर को बंद कर दिया गया था। हनुमान मंदिर को गिराने का आरोप बिल्डर पर लगा है, जो मंदिर की जगह एक रिहायशी इमारत बनाने की कोशिश में है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना को हरा चुके मरीजों की मदद के लिए पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया। कुछ मरीजों में ठीक होने के बाद दोबारा लक्षण नजर आने की जानकारी मिली, जिनकी जांच के लिए इस पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, जहां पहुंचकर मरीज को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेता है उसके बाद उसको काउंसलिंग करनी होती है। इस योगा रूम में जा सकते हैं, आपको कुछ योगा के टिप्स दिए जाएंगे। एक बार में 60 मरीजों की जगह रखने वाले इस क्लिनिक में डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए भी अलग कमरा बनाया गया। साथ ही मरीज के जरूरी टेस्ट करवाने के लिए एक लैब भी बनाई गई। एक जगह आए, उनको यहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाए, उस कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमने ये पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किया है। इस क्लिनिक के खुलने के बाद जांच के लिए कुछ मरीज वहां पहुंचे और डॉक्टरों से अपनी दिक्कत पर बातचीत करते दिखाई दिए। इजराइल और यूएई में हुए ऐतिहासिक समझौते के खिलाफ पाकिस्तान के कराची में लोगों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने इजराइल और यूएई के साथ अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उस पर निशाना साधा और इस समझौते पर अपना विरोध जताते हुए इन देशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के झंडे भी जलाए। इसके साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इजराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में एक बड़ा बैनर भी दिखाई दिया, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री और यूएई के प्रिंस की तस्वीरें लगी थीं। साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी बातें लिखी गई थीं। अमेरिका के दबाव में अरब ममालिक ने यके बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उफनती नदी की चपेट में एक कार के आने की खौफनाक तस्वीरें सामने। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से इस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और वहीं पास से गुजर रही एक कार नदी में पानी बढ़ने से उसकी चपेट में आ गई, जिसे मझधार में फंसा देखकर उसके आसपास मौजूद लोग घबरा गए और वहां चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये कार देखते ही देखते पलट गई। कार का बोनट और एक दरवाजा भी पानी के लगातार टकराने की वजह से खुल गया। यहाँ तक कि वो नदी में कुछ दूरी तक रेत की तरह बहती चली गई। हालांकि नदी में पानी कम होने के बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसे वहां से बाहर निकाला गया। सौभाग्य की बात यह कि नदी में अचानक पानी बढ़ने से गाड़ी वहां फंस गई। अच्छी बात यह रही कि उसमें सवार ड्राइवर किसी तरह पहले ही अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल आया और गाड़ी को भी बाद में वहां से बाहर निकाल लिया गया।
बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सुझावों की अनदेखी की। कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनाव आयोग की मौजूदा गाइडलाइन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावना को झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से सत्ताधारी पार्टी के फायदा उठाने की पूरी संभावना है। कांग्रेस चुनाव आयोग से बिहार का विधानसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस की आशंका है कि ईवीएम से चुनाव कराने से कोरोना के फैलने की संभावना है। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना संकट के बीच एक रोबोट शो शुरू हो गया। महामारी की वजह से दुनिया भर में रोबोट्स की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में रोबोट शो में ज्यादातर ऐसे रोबोट्स की झलक देखने को मिली जो फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले सके, जिनमें ये रोबोट तो कमाल का दिखा। ये स्मार्ट रोबोट कांच की दीवार पर उल्टा लिखता हुआ नजर आया। इसकी सुंदर लिखावट देखकर रोबोट शो में पहुंचे लोग भी दंग रह गए। वहीं एक दूसरा रोबोट चीजें बीनता हुआ दिखा। अलग अलग तरह के कई रोबोट फुर्ती से काम करते और इधर उधर मंडराते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले इस रोबोट शो में 750 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने रोबोट्स की प्रदर्शनी लगाई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यूपी की कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यूपी के मुरादाबाद की ढेला नदी के उफान पर आने के बाद सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं और इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद जो मुरादाबाद के निचले ग्रामीण इलाके हैं वहां बरसात का पानी भरने लगा है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों की जो फसल धान के खेत में थी वो भी अब डूबने लगी है। ये एक रेलवे स्टेशन है, आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे में 2 ट्रेनें आती हैं। वो ट्रेनें भी अब जो आएंगी तो उन्हें यहाँ पर यात्री नहीं मिलेंगे। जो स्टेशन के पास का मुख्य सड़क है वो पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। चारों तरफ जो खेत हैं, धान की फसलें हैं, वो पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के 3 जैन मंदिरों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह आदेश दूसरे त्योहारों पर लागू नहीं होगा और 22 और 23 अगस्त को पर्युषण पर्व की पूजा के लिए मुंबई के 3 जैन मंदिर खोले जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए शर्तें भी रख दी, जिनके मुताबिक भक्तों को कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जैन मंदिरों को खोलने का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा का हवाला दिया और कहा कि उन्हें पहले भगवान जगन्नाथ ने माफ किया था और अब की बार भी भगवान ही माफ करेंगे। साथ ही अदालत ने यह आदेश गणेश उत्सव पर लागू नहीं होने की बात भी कही, क्योंकि उसमें भारी भीड़ उमड़ती, जबकि जैन समुदाय के लोगों के त्योहार में कम भीड़ होती। रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। दावा है कि यह बातचीत 8 जून यानी सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले की है और उसी दिन रिया भी सुशांत के घर से चली गई थी। कहा जा रहा है कि महेश भट्ट ने इस चैट में रिया को आगे बढ़ जाने को कहा था, लेकिन किस मामले में कहा यह साफ नहीं हो पाया। इस चैट के सामने आने के बाद महेश भट्ट को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रोल भी किया। कोरोना के खतरे के बीच महिलाओं ने तीज का त्योहार मनाया। इस मौके पर नेपाल में कोरोना से लड़ाई में जुटे कुछ डॉक्टरों और नर्सों ने अपने तरीके से संदेश दिया ताकि लोग इस बीमारी से भी बच सकें। उन्होंने कोरोना पर एक गाना गाया और डांस भी किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कुछ लड़कियों के डांस के वीडियो वायरल हो गए। दावा है कि यह कार्यक्रम टीएमसी की ओर से करवाया गया था, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अब ये मामला सामने आने के बाद बड़े टीएमसी नेताओं ने आयोजकों को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने अवैध तरीके से किताबों की छपाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अवैध तरीके से किताबों को छापकर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में सप्लाई करता था। पुलिस ने इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग एनसीईआरटी की किताबों को अवैध तरीके से छापकर कई राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद एसटीएफ और मेरठ पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर एनसीईआरटी की करीब 35 करोड़ की किताबें बरामद की। इसके साथ ही उस जगह को सील कर दिया जहां इन किताबों को छापा जाता था। हालांकि मुख्य आरोपी सचिन गुप्ता अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें
और 6 प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। पंजाब में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरी और चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। इस बार पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सहित राज्य के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। और बारिश होने के बावजूद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का घेराव करने के लिए उनकी घर की तरफ बढ़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कैप्टन सरकार के खिलाफ तो पोस्टर थे ही, कुछ नेताओं के हाथों में बारिश से बचने के लिए छतरियां भी नजर आईं। हालांकि बारिश के बावजूद इन नेताओं के जोश में कमी नहीं दिखी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब में कैप्टन सरकार और शराब माफिया में मिली भगत की वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अमरिंदर सरकार अगर 123 परिवार को इंसाफ देना चाहते हैं, नीयत साफ है, तो सीबीआई इंक्वायरी करवाए। इसी मांग को लेकर बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री का घेराव करने निकल पड़े, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस नहीं मानी तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही धरना दे दिया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। चीन दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चीन के विदेश मंत्री के सामने कश्मीर राज छेड़ा, जिससे चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला बताया। हालांकि वो यहां भी चालाकी दिखाते हुए पाकिस्तान का पक्ष लेता दिखा और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में सुलझाने की वकालत की। तो वहीं पाकिस्तान ने ताइवान, हांगकांग समेत कई मुद्दों पर भी चीन का समर्थन किया, जबकि चीन ये जानता है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इसके बावजूद वो अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। कर्नाटक के कोप्पल में पाबंदी के बावजूद कुछ भक्तों ने जबरन रथ यात्रा निकाली। बताया गया कि प्रशासन ने कोरोना की वजह से एक मंदिर में केवल 50 भक्तों को जमा होने की इजाजत दी थी। लेकिन जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, उन्होंने बैंड बाजे के शोरगुल के बीच रथ की मदद से एंट्री गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने मंदिर के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गुस्साए लोग रथ से इस गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलते नजर आए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने पर भारी विरोध हुआ था और अब कराची का एक हनुमान मंदिर रातों रात गिरा दिया गया। बताया गया कि मंदिर परिसर के अंदर कई घर थे, लेकिन उन्हें पहले खाली करवाया गया, जिसके बाद कराची के लियारी में बने हनुमान मंदिर को रातों रात गिरा दिया गया। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि कोरोना वायरस के नाम पर मंदिर को बंद कर दिया गया था। हनुमान मंदिर को गिराने का आरोप बिल्डर पर लगा है, जो मंदिर की जगह एक रिहायशी इमारत बनाने की कोशिश में है। भारी बारिश के सितम से जूझते गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी में मिलने वाली कई छोटी नदियां, जिन्हें वहां खाड़ी कहा जाता है, वो खतरनाक हो गई। कहा जा रहा है कि सूरत में कई साल बाद इन छोटी नदियों की वजह से बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जो सूरत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि भेदवार खाड़ी का पानी पांडेसरा के कई इलाकों में घुस गया। हजारों मकानों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में लोग कमर से ऊपर तक पानी में फंसे नजर आए। पानी के इस वार ने इन लोगों को बेबस और लाचार कर दिया। वो न तो अपने घरों को बचा सके, न ही घरों में रखे सामान की हिफाजत कर सके। कहा जा रहा है कि ताप्ती में मिलने वाली भेदवार नदी, जिसे वहां खाड़ी कहा जाता है, उसने कई साल बाद ऐसा रौद्र रूप लिया है और ये रौद्र रूप अब वहां हजारों जिंदगियों को बेबस कर रहा है। पानी का लेवल कमर तक लोगों के घरों में होने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। पांडेसरा के सीतानगर, कृष्णनगर, नगरसेन नगर और प्रेम नगर इलाके तो 4 फीट से ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। लेकिन लोगों को ये बात ज्यादा खाई जा रही है कि अगर भेदवार खाड़ी का जलस्तर घटना शुरू नहीं हुआ तो वो अपना सब कुछ गंवाकर कहां जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग दक्षिण गुजरात के जिलों के लिए चेतावनी जारी कर चुका है। सूरत दक्षिण गुजरात का ही हिस्सा है और अनुमान है कि दक्षिण गुजरात के जिलों में अगले 72 घंटे भारी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सूरत में उफान पर बह रही कई छोटी नदियां भयानक रूप ले सकती हैं और ताप्ती में मिलने वाली इन नदियों का पानी रिहायशी इलाकों को तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है, जिसकी वजह से लोग काफी घबराए हुए हैं। बाढ़ का डर सौराष्ट्र के जिलों पर भी मंडरा रहा है, जहां मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
एलएसी पर विवाद के बाद से भारत चीन को झटके पर झटके दे रहा है। भारतीय रेलवे ने अब वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण के लिए जारी टेंडर भी रद्द कर दिया है। 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मांगे गए ग्लोबल टेंडर में चीन की सरकारी कंपनी भी शामिल थी, जिसकी जानकारी आने के बाद रेलवे ने यह टेंडर रद्द कर दिया है। रेलवे ने दावा किया कि एक हफ्ते के भीतर नया टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीन की किसी भी कंपनी को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही भारत में किया जाना है। बौद्ध चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को में भारत के दावे पर चीन के अड़ंगे की हवा निकालने की जंग तेज हो गई। बीते साल भारत ने यूनेस्को से इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत घोषित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की मांग की थी, जिसे चीन ने अपना बताकर चुनौती दे दी, जिसके बाद भारत ने उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति से जुड़े दस्तावेज जमा करने शुरू किए, जो बीते 6 महीने से कंप्यूटर में तैयार किए जाते दिखे। चीन के झूठ की कलई खोलने का जिम्मा लद्दाख के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा को दिया गया। भारत के पास पुख्ता सबूत हैं, सांस्कृतिक विरासत है और ठोस आधार है, जिसको उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया है। भारत का दावा है कि हजारों साल से हिमालय के क्षेत्र वाले कई राज्यों में जड़ी बूटियों से सोवा रिगपा के जरिए इलाज हो रहा है। बताया गया कि आयुर्वेद के 5 तत्वों पर आधारित इलाज की इस विधि के समर्थन में भारत का पलड़ा भारी है। अगर सोवा रिगपा का फंडामेंटल टेक्स्ट बुक देखेंगे तो ये है चतुष्तंत्र, जो कि संस्कृत में है। ये चाइना का हो ही नहीं सकता। चीन के रोड़े के बाद भारत ने यूनेस्को को जल्द ही नए दस्तावेज पेश करने की तैयारी की है। पाकिस्तान में जगजीत कौर के परिवार ने पासपोर्ट बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है, क्योंकि जगजीत कौर का परिवार अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। इसलिए उनके परिवार ने जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट बनवाने की गुहार लगाई है। जगजीत कौर वही लड़की हैं जिनका कट्टरपंथियों ने अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया था और फिर उसका निकाह भी करवाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी उसे उसके पति के साथ रहने का आदेश दिया था। जगजीत कौर के परिवार ने ननकाना साहिब के डीसीओ को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ही नहीं रहेंगे। खबरें हैं कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस एयर इंडिया 1 नाम का विमान अगले हफ्ते तक भारत को मिल सकता है। ये विमान सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होगा। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच 2 बोइंग 777-300ER विमानों का सौदा हुआ है, जिनमें एक विमान अगले हफ्ते तक मिलने की खबरें हैं, जबकि दूसरा विमान इस साल के आखिर तक मिल सकता है। इस विमान के अगले हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगा है, जो दुश्मन रडार के सिग्नल को जैम कर सकता है। यही नहीं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होने के साथ ही विमान एक बार ईंधन भराने के बाद लगातार 17 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम। सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ऐलान कर दिया। खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ऐलान कर दिया। इस बार 5 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाएगा। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पैरा एथलीट मरियप्पन और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरेश रैना को संन्यास लेने पर एक चिट्ठी लिखी और क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने आगे की जिंदगी के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सुरेश रैना ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और पीएम को शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा किया। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद यूपी विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया। जन्मेजय सिंह देवरिया सीट से बीजेपी विधायक थे और उनका लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। मुंबई के वर्ली इलाके से 3 करोड़ के नकली N95 मास्क बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच ने इन मास्क के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी अभियान तेज कर दिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। बताया गया कि फैक्ट्री में ग्रीस और इंजन ऑयल तैयार किया जाता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ की, जहां पर इस फैक्ट्री में आग लगी और आग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर थी। केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी और बताया गया है कि दूर से ही इसकी लपटें देखी जा रही थी। 4 गाड़ियां दमकल की आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इस फैक्ट्री में ग्रीस और इंजन ऑयल तैयार किया जाता है।
एलएसी पर भारत की कड़े रुख से मात खाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना भाई बताया है। शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को स्पेशल बताया। भारत एसपीईसी का विरोध करता है क्योंकि ये पीओके से गुजरता है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ चाल चलने से मौका नहीं छोड़ रहा है, जबकि वो एलएसी पर भारत के हाथों मात खा चुका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आपदा के वक्त खोज और बचाव अभियान जैसे बड़े काम के लिए एक कीड़े जितना छोटा रोबोट बनाया। दावा है कि इस रोबोट का आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी घुस सकता है जहां इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। कीड़े की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वजन महज 88 मिलीग्राम यानी चावल के 3 दानों जितना है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइए। ये अपने वजन से 2.5 गुना से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, वो भी 2 घंटों तक। ये चढ़ाई भी कर सकता है। आमतौर पर रोबोट बैटरी से चलते हैं और इसलिए भारी भरकम और बड़े होते हैं, लेकिन इस रोबोट को ताकत मिलती है मेथनॉल केमिकल से। दावा है कि ये रोबोट दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के रोबोट्स में एक है। असम से लेकर गुजरात तक बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गुजरात के कच्छ में एक ट्रैक्टर बाढ़ में बह रहे पानी में बह गया। बताया गया कि ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे, जिन्होंने तेज बहाव में ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर पर बैठे लोगों की जान बचाई। बचियो। छात्रों के विरोध के बावजूद कोरोना संकट में जेईई और नीट की परीक्षा तय समय पर ही होगी। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यह फैसला किया गया, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होगी, जबकि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। बताया गया कि सरकार ने इन परीक्षाओं के लिए कोरोना से बचाव के इंतजाम किए हैं और पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 50% ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने रिलीज हो सकती है। खबर है कि वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अगले महीने के आखिर में रिलीज होगी। इस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे। मिर्जापुर का पहला सीजन 2018 में रिलीज हुआ था। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में। अब राइट टाइम आ गया है। नवी मुंबई में पुलिस ने मेडिकल स्टाफ के इस्तेमाल किए गए दस्ताने बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही उसके पास से करीब 4 लाख दस्ताने भी जब्त कर लिए। ये सभी दस्ताने 263 बोरियों में रखे गए थे। आरोप है कि इस गिरोह के लोग कई इलाकों में घूमकर पहले खराब दस्ताने जमा करते थे और फिर उन्हें अच्छे तरीके से साफ कर दोबारा बेच दिया करते थे। ऑलमोस्ट 6 लाख का माल उसके पास में मिला है, जो उसने खुद के फायदे के लिए रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर एक मामले में गलत फैसला देने का आरोप लगाए गए थे और उनके खिलाफ जांच की मांग की गई थी। स्वच्छता सर्वे में दिल्ली की रैंकिंग गिरने पर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी का शासन है। भाजपा एनसीडी के अंदर राज कर रही है और हर जगह कूड़ा मलबा। जबकि दिल्ली नगर निगम ने इसका ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा और पीडब्ल्यूडी विभाग पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी के नालों की जो गाद निकलती है वो उठा करके अपनी सड़कों पर डाल देते हैं। बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। राज्य की इंद्रावती नदी भी उफान पर है, जिसका पानी पहाड़ से गिरने के बाद झरने में तब्दील हो गया। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के झरने के पास जाने पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है और राज्य की इंद्रावती नदी, तस्वीर देखिए, डराने वाली तस्वीर है। राज्य की इंद्रावती नदी पूरे उफान पर है, जिसका पानी पहाड़ से गिरने के बाद झरने की तरह तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देखिए। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के झरने के पास जाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक बांध टूटने से उसका पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि भारी बारिश के बाद यह बांध टूटा और नदी के पानी से आसपास के कई इलाके उसमें जलमग्न हो गए। लोगों के मकान और खेत सब कुछ पानी में डूब गया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी भरने से सड़कें भी गायब हो गई। लोगों के घुटनों से थोड़ा नीचे तक पानी दिखा।
एक तस्वीर में तो कुछ लोग थोड़ी ऊंचाई पर खड़े होकर अपनी बर्बादी का मंजर देखते नजर आए, लेकिन वहां भी एक पल के लिए कुदरत ने उन्हें दहलाकर रख दिया। जिस जगह पर ये लोग खड़े थे, पानी की वजह से वहां से मिट्टी नीचे गिरने लगी। ऐसे में लोग घबरा गए और खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ चले गए। एक दूसरे इलाके में भी कुछ लोग रास्ता बनाने की जद्दोजहद में जुटे दिखाई दिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांकुड़ा से भी सामने आई, जहां एक बांध से पानी छोड़े जाने के बाद दुर्गापुर की तरफ जाने वाला पुल पानी में डूबा नजर आया। अभी तो हाल ऐसी है कि ज्यादा बारिश हो जाएगा तो हमारा ब्रिज डूब जाएगा। पुल पर पानी भरने से मुसाफिरों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक ऑटो पानी में बह गया, जिसका ड्राइवर अभी भी लापता है। बताया गया कि वो भी ऑटो के साथ बाढ़ में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बरसाती नाले के उफान पर होने के बावजूद ऑटो ड्राइवर ने उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसके साथ नाले में बह गया। अरे खून तो जा। चीन के सिचुआन प्रांत से दिल दहला देने वाला एक हादसे की तस्वीरें सामने आई। वहां एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग धंसने से 21 गाड़ियां गहरे गड्ढे में समा गईं। हालांकि घटना से चंद मिनट पहले तक सब सामान्य नजर आया, मगर अगले ही पल अच्छा खासा दिख रहा पत्थरों से बना फर्श अचानक धंस गया और पार्किंग में खड़ी 21 गाड़ियों को निगल गया। इमारत के पिलर के किनारे तक पार्किंग जमींदोज हो गई। लेकिन ये एक खतरनाक हादसे का महज एक ट्रेलर साबित होता, क्योंकि अगर खंभों के नीचे की जमीन पर जरा सी भी आंच आती तो पूरी इमारत ढेर हो जाती। सुबह इस घटना की सामने आई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ साफ नजर आया। रात को हुए गड्ढे ने तालाब की शक्ल ले ली। उसमें फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। साथ वाली सड़क पर भी बीचों बीच मोटी दरार दिखी। बताया गया कि हादसे में 500 वर्ग मीटर का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद गड्ढे के पास बैरियर लगाकर सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया गया कि आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। बताया गया कि फैक्ट्री में ग्रीस और इंजन ऑयल तैयार किया जाता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। हालांकि दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाए। आपको बता दें, इस फैक्ट्री में ग्रीस और इंजन ऑयल तैयार किया जाता है, लेकिन ये आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।